आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिजिटल सॉवरेनिटी की। जी हाँ दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस में हमने पढ़ा है कि इंडिया इज द सॉवरेन कंट्री और सॉवरेनिटी जो है ये हमारे प्रियम्बल में भी मेंशन है। दोस्तों, सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ स्टेट टू गवर्न इटसेल्फ विदाउट एनी फॉरेन इंटरफेरेंस। और ये सॉवरेनिटी जो है वो इंटरनल भी हो सकती है, इंटरनल जिसमें स्टेट जो है वो खुद के लॉज बना सकता है, टैक्स कलेक्ट कर सकता है और अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज चला के लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करता है। पर बात जब आती है एक्सटर्नल सॉवरेनिटी की, तो एक्सटर्नल सॉवरेनिटी में आता है कि कंट्री जो अपनी ग्रोथ है, अपने डिसीजन है या उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंटली डिसाइड कर सकती है बिना किसी फॉरेन कंट्री के अनड्यू इन्फ्लुएंस के। एक सॉवरेन कंट्री जो है वो खुद की इकोनॉमिक पॉलिसीज, खुद की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंटली बना सकती है बिना किसी फॉरेन कंट्री के अनड्यू इंटरफेरेंस के। तो दोस्तों, इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री, हमें पता है। अब ये सॉवरेनिटी की जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है वो लिमिटेड होती है टेरिटोरी तक, या जो उस कंट्री के सिटीजन है उन तक, या वो जो स्टेट है उसका कंट्रोल ओवर इट्स ओन मिलिट्री सर्विसेज। पर क्या ये सॉवरेनिटी की कॉन्सेप्ट जो है वो डिजिटल स्पेस में भी अप्लाई होती है? आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे कि सॉवरेनिटी सिर्फ टेरिटोरी तक लिमिटेड होती है, एयर स्पेस तक लिमिटेड होती है, या जो टेरिटोरियल वाटर होता है वही तक लिमिटेड होती है, या कंट्री की सॉवरेनिटी उसके डिजिटल सेक्टर में भी अप्लाई होती है। जो साइबर स्पेस है, क्या साइबर स्पेस में भी हम अपनी सॉवरेनिटी क्लेम कर सकते हैं? दोस्तों, डिजिटल सॉवरेनिटी जो है ये इवॉल्विंग कंसेप्ट है और इसमें इंडिया की जो डिजिटल सॉवरेनिटी है उसको कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं और वो डिजिटल सॉवरेनिटी कैसे रिस्क में है, आज इस सेशन में हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों, इस सेशन की शुरुआत करने से पहले अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है, तो आप हमारे श्रीराम साइंस के एक्सपर्ट मेंटर्स के साथ एक 1-on-1 फ्री सेशन अरेंज करके अपने सारे डाउट्स और कंफ्यूजन दूर कर सकते हो। उसके लिए दोस्तों आपको इस QR कोड को स्कैन करना है और नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर अपनी इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है ताकि आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सको। तो चलिए दोस्तों, सेशन की शुरुआत करते हैं। सॉवरेनिटी सॉवरेनिटी क्या होती है? सॉवरेनिटी होती है स्टेट की सुप्रीम अथॉरिटी टू गवर्न इटसेल्फ विदाउट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। अब इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है, तो एज ए सॉवरेन कंट्री जो है, तो सॉवरेन के पास पावर होता है कि वो अपने कंट्री के खुद के डिसीजन जो है इंडिपेंडेंटली बनाए, अपने नेशनल इंटरेस्ट में डिसीजन ले, अपनी खुद की इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी को परस्यू करे बिना किसी एक्सटर्नल कंट्रोल के। अब ये जो एक्सटर्नल कंट्रोल जो होता है वो आज के इस ग्लोबलाइजेशन वाले वर्ल्ड में जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस है वो भी हो सकती है या फॉरेन गवर्नमेंट भी हो सकती है। अब ये जो सॉवरेनिटी है वो इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी होती है। अब दोस्तों, जब इंटरनल सॉवरेनिटी की बात आती है तो ये अप्लाई होती है विद इन अ कंट्री, कि उस कंट्री में लॉ मेकिंग हो, लॉ ऑर्डर मेंटेन करना हो, टैक्स कलेक्शन हो या एडमिनिस्टरिंग जस्टिस हो। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? स्टेट की होती है और इसमें स्टेट ही सॉवरेन होता है। जब बात एक्सटर्नल सॉवरेनिटी की आती है तो दोस्तों यहाँ पे फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन कंट्रोल, कि हमारे पे किसी दूसरे फॉरेन कंट्री का कंट्रोल नहीं है और हम अपनी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंटली कंडक्ट कर सकते हैं, अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से उसे डिजाइन कर सकते हैं, नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से इकोनॉमिक पॉलिसीज को भी हम चूज कर सकते हैं। अब दोस्तों, ट्रेडिशनल डेफिनेशन जो है सॉवरेनिटी की वो लिमिटेड होती है टेरिटोरी तक, हमारी बॉर्डर्स तक, या जो हमारी पॉपुलेशन है, मिलिट्री है, उन तक। पर जब बात आती है डिजिटल सॉवरेनिटी की, तो दोस्तों वो अप्लाई होगी डिजिटल स्पेस में, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट में। तो डिजिटल सॉवरेनिटी क्या होती है? तो डिजिटल सॉवरेनिटी होती है पावर टू कंट्रोल आवर डिजिटल फ्यूचर। हम हमारा डिजिटल फ्यूचर को कंट्रोल करने की जो पावर है उसे हम डिजिटल सॉवरेनिटी कह सकते हैं। थोड़ा डिटेल में अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डिजिटल सॉवरेनिटी में आता है दोस्तों कि कंट्रीज एबिलिटी किसमें? टू कंट्रोल इट्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे कंट्री में जितना भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। जो डेटा हमारे कंट्री में जनरेट होता है उस पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। जो टेक्नोलॉजीज है या साइबर स्पेस है इस पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल मतलब क्या? तो दोस्तों, इस पर हमारी कंट्री द्वारा बनाए गए, पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए लॉज अप्लाई होने चाहिए और उन्होंने हमारे लॉज को फॉलो करना चाहिए। और उन कंट्रीज ने किसी भी दूसरी फॉरेन एंटिटी, चाहे वो फॉरेन गवर्नमेंट हो या कोई मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हो, उनके इंटरेस्ट या उनका जो इन्फ्लुएंस है उसके अंडर ना आते हुए हमारे लॉज और हमारे रूल्स के हिसाब से काम करना चाहिए। अब दोस्तों, एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अब जैसे आप सब लोग जीमेल यूज करते हो, आप सब लोग व्हाट्सएप यूज करते हो, आप सब इंस्टा यूज करते हो। अब ये जो पूरा डेटा जो है ये डेटा जनरेट होता है इंडिया में, पर ये डेटा स्टोर कहाँ पर हो रहा है? ये डेटा स्टोर हो रहा है इन कंपनीज के जो डेटा सेंटर्स है वहाँ पे। और मोस्टली मेटा जो कंपनी है
उसके डेटा सेंटर्स कहाँ पे है, या गूगल उसकी जो पेरेंट कंपनी जो है जिसे हम लोग अल्फाबेट कहते हैं, इनके डेटा सर्वर्स कहाँ पर है, तो डेटा सर्वर्स है यूएसए कैलिफोर्निया। अब दोस्तों क्वेश्चन ये है कि वो जो डेटा सेंटर्स है या जो डेटा इंडिया से जनरेट होकर यूएसए में स्टोर हुआ है, या ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज है ये उनके डोमेस्टिक कंट्री जो है यानी यूएसए के लॉज और रेगुलेशन फॉलो करेगी या इंडिया के लॉज को फॉलो करेंगे। अब दोस्तों उस कॉन्टेक्स्ट में हम समझते हैं कि जैसे रशिया पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए, ओके, उनको जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सिस्टम थे स्विफ्ट उससे बाहर कर दिया गया। उसके वजह से ये हुआ कि जो डेबिट कार्ड हम लोग यूज़ करते हैं, जो क्रेडिट कार्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं, उन पर आपने देखा होगा वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड जो आता है। अब दोस्तों ये सारी जो क्रेडिट कार्ड डिजिटल कार्ड की सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनीज जो है ये यूएस बेस्ड और यूरोप बेस्ड है। अगर मान लीजिए कि रशिया की तरह इंडिया पर भी यूएसए ने प्रेशर बिल्डअप किया और इन कंपनीज को बोला कि आप इंडिया में क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड सर्विसेज नहीं दोगे, तो हमारा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड काम नहीं करेगा, यानी हमारी इकोनॉमी के लिए कितना बड़ा डेंजर हो सकता है। अब इसका सोल्यूशन क्या था? उसका सोल्यूशन था कि हमारी खुद का एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हमारी खुद की एक कार्ड सर्विस हो। इसलिए हमने बनाया रुपे। तो रुपे से हमने क्या एसेट किया? तो रुपे से हमने एसेट की हमारी डिजिटल सॉवर्निटी। पर ये तो एग्जाम्पल था क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के कॉन्टेक्स्ट में। अब इसके अलावा बाकी भी चीज़ें हैं जहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डिजिटल सॉवर्निटी मेंटेन हो। अब दोस्तों डिजिटल सॉवर्निटी में आता है कि कंट्रोल ओवर डेटा जनरेटेड विद इन अ कंट्री। हमारे कंट्री में जो भी डेटा जनरेट हो रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू हो, बैंकिंग सिस्टम के थ्रू हो, ई कॉमर्स सिस्टम के थ्रू हो। अब ई कॉमर्स की अगर बात करें तो इंडिया के जो दो मेजर जायंट ई कॉमर्स कंपनीज है, फ्लिपकार्ट ले लीजिए या अमेजॉन, ये दोनों कंपनीज जो है इन्हें कंट्रोल करने वाले एंटिटीज जो है वो यूएसए में सिचुएटेड है और उनके डेटा सेंटर मोस्टली आउट ऑफ द कंट्री है। अब दोस्तों विद इन अ कंट्री हमारा डेटा जनरेट हो रहा है। मान लीजिए कि उनके डेटा सेंटर्स इंडिया में हैं, जो हम लोग परस्यू कर रहे हैं डेटा लोकलाइजेशन के थ्रू कि भाई इंडिया का जो डेटा जनरेट हो रहा है उसकी एटलीस्ट एक कॉपी इंडिया में आप स्टोर करो। इसलिए बहुत सारी कंपनीज जो है वो इंडिया में उनके डेटा सेंटर बना रहे हैं। पर क्या सिंपली इंडिया में डेटा सेंटर बनाने से और इंडियन डेटा की एक कॉपी इंडिया में स्टोर करने से क्या हमारा कंट्रोल उस डेटा पर है? क्या हमारे गवर्नमेंट के रूल्स लॉज वो डेटा सेंटर फॉलो करेंगे, या वो अमेरिकन गवर्नमेंट या उनकी जो पेरेंट कंपनी है, पेरेंट कंपनी की जो डोमेस्टिक कंट्री है, कि उनके लॉस फॉलो करेंगे? ये कॉन्टेक्स्ट आता है डिजिटल सॉवर्निटी में। तो हमारे कंट्री में जनरेट होने वाले डेटा पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल होना चाहिए। फिर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर सॉवर्निटी। अब दोस्तों डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्लाउड सर्विसेज है, एआई सर्विसेज है, अब जो हम यूज़ करते हैं क्या उन पर हमारा कंट्रोल है? तो एज अ डिजिटल सॉवरिन नेशन हमारा कंट्रोल होना चाहिए जो हमारे कंट्री में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर। फिर बात आती है टेक्नोलॉजी सॉवर्निटी की, कि जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी फॉरेन बेस्ड है या हमने इंडिजीनियसली डेवलप की है और वो इंडिया में ऑपरेट है। फिर बात आती है साइबर सिक्योर सॉवर्निटी की। अब दोस्तों साइबर सिक्योरिटी है, जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम है या जो डेटा सिक्योरिटी सिस्टम्स है, अब ये भी जो है वो इंडियन लॉज को फॉलो करेंगे या उनके पेरेंट कंपनी की जो डोमेस्टिक कंट्री है उसे फॉलो करेंगे। ये सब चीज़ें आती है डेटा सॉवर्निटी में। अब डेटा सॉवर्निटी क्यों ज़रूरी है? डेटा सॉवर्निटी ज़रूरी है दोस्तों सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि इंडिया में जितना भी कम्युनिकेशन होता है, चाहे फिर वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कम्युनिकेशन हो या ईमेल के थ्रू कम्युनिकेशन हो या जो आर्मी का या जो भी सीक्रेट कम्युनिकेशन होता है उस पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। इसलिए डिजिटल सॉवर्निटी ज़रूरी है। इकोनॉमी, अब इकोनॉमी की बात करें तो हमारी जो गिग इकोनॉमी है, जैसे ई कॉमर्स हो गया या जो भी ओला उबर है या जोमेटो जो है या जितने भी जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो होते हैं ऐप्स के थ्रू, इन सब के ऊपर क्या हमारा कंट्रोल है? हमारा कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी में इन सेक्टर पे कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। फिर बात आती है गवर्नेंस की। अब दोस्तों गवर्नमेंट के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स जो है वो गूगल क्लाउड सर्विसेज यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड सर्विसेज यूज़ करते हैं, या ये जो बिग 5 आईटी कंपनीज़ है, जो यूएस बेस्ड कंपनीज़ है, इनके द्वारा जो डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, बैकएंड सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, उन पर ये बेस्ड है और उन्हीं पर ये रन होती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी हमें डिजिटल सॉवर्निटी को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों हम परस्यू करते हैं स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करना चाहते हैं, ना कि किसी और कंट्री के, या हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को कंडक्ट करना चाहते हैं। हमारी इकोनॉमिक डिसीजन जो है वो हम खुद लेना चाहते हैं। हमारे जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उन्हें हम लोग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ड्राफ्ट करके साइन करना चाहते हैं, ना कि किसी कंट्री के प्रेशर के वजह से या दबाव के वजह से या धमकी कि भाई तुम पर हम इकोनॉमिक सैंक्शंस या टेक्नोलॉजिकल सैंक्शंस अप्लाई कर देंगे। अब इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है, हमने थोड़ी बहुत प्रोग्रेस की है। जैसे एग्जाम्पल है दोस्तों यूपीआई।
अब यूपीआई सिस्टम जो है इंडिया का डोमेस्टिकली डेवलप्ड है, यह हमारी टेक्नोलॉजी है, हमने डेवलप की है और इंडिया में यूज़ होती है। इस पर किसी भी कंट्री का या किसी भी फॉरेन या एक्सटर्नल एंटिटी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। रुपे कार्ड जैसे कि मैंने बताया कि जितने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनीज जो है वो इंडियन नहीं है, तो हमने इंडिजीनियसली रुपे सिस्टम बनाई कि अगर आगे जाके वीज़ा या मास्टर कार्ड वो अपनी सर्विसेज अगर ब्लॉक भी कर देते हैं तो भी इंडिया में ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं रुकेंगे, जैसा कि रशिया के साथ हुआ। रशिया में वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड एक साथ बैन हो गए क्योंकि यूएसए ने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए थे। फिर बात आती है दोस्तों ज़ोनो। अब हम लोग गूगल सर्विसेज यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ करते हैं, गूगल शीट्स यूज़ करते हैं, या एप्पल की iOS के जितने भी सपोर्ट सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं कंपनीज रन करने के लिए, बिजनेस रन करने के लिए, या डे टू डे ऑफिशियल काम करने के लिए, ये सारे के सारे जो है ये यूएस कंट्रोल्ड एंटिटी के हैं। ये भी हमारे लिए एक सब्स्टिट्यूट हमें क्रिएट करना ज़रूरी है जिसमें ज़ोनो एक मेजर रोल प्ले कर सकता है। फिर बात आती है दोस्तों इंडिजीनियस क्लाउड और डेटा सेंटर्स की। जो क्लाउड सर्विसेज है वो सारी की सारी अभी फॉरेन एंटिटीज़ प्रोवाइड करती है और वो लॉ फॉलो करते हैं यूएस के या यूरोपियन लॉज को फॉलो करते हैं, इंडियन लॉज को फॉलो नहीं करते। इंडिया में डेटा सेंटर बना दिया, उन्होंने हार्डवेयर इस्टेब्लिश कर दिया, पर उस हार्डवेयर में जो सॉफ्टवेयर है उसमें जो एक्सेस कंट्रोल के राइट्स है वो सारे के सारे जो मैनेज होंगे वो यूएस के डिसीजन या यूएस गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस और उनके पॉलिसीज़ के हिसाब से मैनेज होंगे, ना कि हमारे इंडिया के लॉज और पॉलिसीज़ के हिसाब से। फिर बात आती है दोस्तों सेमीकंडक्टर की। अब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं, एआई है, क्वांटम है, इन सब में सेमीकंडक्टर यूज़ होने वाला है। अब सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो उसके लिए भी हम लोग चाइना पे डिपेंडेंट है। तो ये बात अलग है कि हम लोग हमारा डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं जो हमारा सेमीकंडक्टर मिशन का पार्ट है, पर इसके पीछे का लॉजिक हमें समझना है कि ये ज़रूरी क्यों है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर डिजिटल स्पेस की बात करें, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, डिजिटल डेटा की बात करें या साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ी रिस्क आती है, वो है कि फॉरेन प्लेटफॉर्म्स है वो फॉरेन कंट्रीज़ के लॉज और रेगुलेशन फॉलो करेंगे या फॉरेन कंट्री की पॉलिसी के हिसाब से अगर अपना डिसीजन चेंज करके एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं या जो सर्विसेज है उन्हें डिसरप्ट कर देते हैं तो हमारे नेशनल इंटरेस्ट जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं और यहाँ पर हम अपनी सॉवरेनिटी जो है उसे प्रोटेक्ट शायद ना कर पाए। तो दोस्तों डिजिटल सॉवरेनिटी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। अब इसको समझने के लिए रिसेंटली दो एग्जाम्पल्स है, दो केसेस है जो ज़रूरी है। पहली केस है दोस्तों की सीसीटीवी सिक्योरिटी ब्रीचेस। दोस्तों 2026 में इंडिया में जो सीसीटीवी का नेटवर्क है, अब जैसे जितने भी हमारे एयरपोर्ट है वहाँ पे सीसीटीवी कैमराज है, रेलवे स्टेशन पे है, आर्मी की जो इंस्टॉलेशन है या जो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल वाले इंस्टॉलेशंस है, गवर्नमेंट ऑफिसेस की जो है या प्राइवेट कॉर्पोरेट में भी सीसीटीवी नेटवर्क्स हैं। अगर इन सीसीटीवी नेटवर्क को किसी ने ब्रीच करके अनऑथराइज एक्सेस ले लिया तो जैसा कि हुआ था कि 2026 में एक चाइनीज़ कंपनी है ईज क्लाउड, इसने दोस्तों इंडियन सीसीटीवी नेटवर्क को हैक करके उसको हाईजैक करने की कोशिश है, उसके ऊपर कंट्रोल लेने की कोशिश की थी। अब इससे जो थ्रेट जो आते हैं वो है कि सेंसिटिव लोकेशन जो है उन्हें ये मॉनिटर कर सकते हैं, डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट हो या गवर्नमेंट ऑफिसेस हो, कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट सर्विसेज की मीटिंग्स हो, इन्हें ये मॉनिटर कर सकते हैं। जो डिफेंस इंस्टॉलेशन है उनकी जो मैप है, लोकेशन है, उसको ये मैप क्रिएट कर सकते हैं, उनकी लोकेशन भी मॉनिटर कर सकते हैं। साथ ही जो स्ट्रैटेजिक इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होती है, जैसे आर्मी के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो क्लासिफाइड, हाईली क्लासिफाइड कम्युनिकेशन होता है, उसे ये ब्रीच कर सकते हैं। तो ये मेजर थ्रेट था। इसने भी हमें बताया कि भाई सीसीटीवी यानी हार्डवेयर होने से नहीं होगा, हमें डिजिटल सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। सेकंड एग्जांपल है दोस्तों नायरा एनर्जी का। अब ये नायरा रिफाइनरी जो है ये रशिया से बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम खरीदती है, उसे रिफाइंड करके यूरोपियन मार्केट में बेच रही थी। जैसा कि हमने देखा कि यूएसए ने रशिया पर पेट्रोलियम रिलेटेड सैंक्शंस लॉन्च कर दिए। अब इस नायरा रिफाइनरी जो कि रशिया से मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम खरीद रही थी और इस रिफाइनरी में रशियन एंटिटीज़ जो है उनके स्टेक्स भी थे, तो रशिया पर जैसे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे उसके वजह से माइक्रोसॉफ्ट जो कि यूएसए में सिचुएटेड है उसने अमेरिकन सैंक्शंस को फॉलो करते हुए इस कंपनी के जो कॉर्पोरेट ईमेल सर्विसेज थे, इन कंपनी के जो कॉर्पोरेट टूल्स थे, जो सॉफ्टवेयर थे, जो ऑपरेटिंग सिस्टम और प्लेटफॉर्म्स थी, उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर दिया और जो क्लाउड बेस्ड सर्विसेज जो ये कंपनी माइक्रोसॉफ्ट पे लेती थी उन सबको बंद कर दिया। यानी दोस्तों एक पूरी कॉर्पोरेट कंपनी, इंडियन बेस्ड कंपनी जिसमें रशियन स्टेक्स है, जो अपना बिजनेस कर रही थी, वो यूएसए ने सैंक्शंस लगाए करके माइक्रोसॉफ्ट उसे जितने भी डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था सारी की सारी बंद कर दी। अब सोचो ये सिनेरियो अगर हमारे मेजर बिजनेसेस के जो मेजर बिजनेस हाउसेस है, जो बिजनेस कंपनीज है, अगर उनके खिलाफ हुआ तो अगर रिलायंस को अमेरिकन कंपनीज, चाहे फिर वो गूगल हो, मेटावर्स हो, अमेजॉन हो या फिर
माइक्रोसॉफ्ट हो, इन्होंने अगर अमेरिकन सैंक्शंस का हवाला देते हुए सारी डिजिटल सर्विसेज बैन कर दी तो कैसे होगा। आज हमारी गवर्नमेंट ने टेलीग्राम को बैन कर दिया, पर मान लीजिए कि रशियन गवर्नमेंट ने बोला कि इंडिया में टेलीग्राम सर्विसेज नहीं देना, क्योंकि टेलीग्राम जो है वो रशियन ओरिजिन, रशियन रजिस्टर्ड कंपनी है। अगर या यूएसए ने भी सैंक्शंस लगा दिए कि इंडिया को कोई भी टेलीग्राम सर्विसेज नहीं देगा तो पूरा टेलीग्राम ठप हो जाएगा, जैसे हमने टिकटॉक को बैन किया था। यूएसए जो है वो इंडिया में व्हाट्सएप सर्विसेज को भी बैन कर सकता है, इकोनॉमिक सैंक्शंस। उस केस में वो हमारे जो सॉवरेनिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अमेरिकन इन्फ्लुएंस के वजह से, प्रेशर के वजह से। तो इसीलिए दोस्तों डिजिटल सॉवरेनिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी केस में एक तीसरा इंसिडेंट भी आएगा। तीसरा इंसिडेंट को समझने के लिए पहले एक समझते हैं कि फिजिकली डेटा लोकलाइजेशन से काम नहीं होगा। हमारे जो आईटी एक्ट है उसमें हम मैंडेटरी कर रहे हैं कि जो डेटा इंडिया में जनरेट हो रहा है उसको इंडिया में आप स्टोर करो। तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये बड़ी आईटी कंपनीज जो है इंडिया में डेटा सेंटर्स बना रही है। तो क्या इंडिया में फिजिकल डेटा लोकलाइजेशन, जो डेटा है वो इंडिया में स्टोर करने से काम हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों वो डेटा सेंटर्स पे जो सॉफ्टवेयर्स है, उस डेटा सेंटर को ऑपरेट करने वाली जो पैरेंट कंपनीज है वो यूएसए में है, वो यूएस गवर्नमेंट के लॉज फॉलो करती है। तो सॉफ्टवेयर अपडेट्स हो, सिक्योरिटी एक्सेस हो या डेटा एक्सेस हो, ये सारी सर्विसेज जो है इन पर कंट्रोल अभी भी यूएस का ही रहेगा। तो दोस्तों ओनली हार्डवेयर पे कंट्रोल करने से नहीं होगा, तो हमें सॉफ्टवेयर पर भी कंट्रोल चाहिए। अब दूसरा, जैसे एग्जांपल मानते हैं कि हम लोग रफाल फाइटर जेट खरीद रहे हैं। अब वो प्लेन हम खरीद के इंडिया में ला लेंगे, इंडिया में रहेगा तो हार्डवेयर इंडिया में है, पर दोस्तों उस प्लेन को ऑपरेट करने वाला जो सिस्टम है वो तो सॉफ्टवेयर पे चलता है। वो सॉफ्टवेयर जो है वो रफाल के पास ही रहेगा। जो मिसाइल्स है, जो एडवांस वेपनरीज है, रेडार है, ये हार्डवेयर इंडिया के पास होगा, पर उसका सॉफ्टवेयर का जो एक्सेस है अगर वो फ्रेंच कंपनी के पास है, तो ये कहीं ना कहीं अगर हम लोग फ्रेंच इंटरेस्ट को फॉलो ना करिए, हमारी जो सिक्योरिटी सिचुएशंस आती है उसमें अगर उन्होंने डिसाइड किया कि सॉफ्टवेयर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, उसके एडवांस अपडेट रोक दिए जाए या कुछ सर्विसेज या कुछ प्रेसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ को रोका जाए, तो हम पर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो दोस्तों यहाँ पे डिजिटल सॉवरेनिटी ये सिर्फ फिजिकल डोमेन में लिमिटेड नहीं है, फिजिकल डेटा से लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये डिजिटल स्पेस में भी आती है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है करगिल के टाइम पे। दोस्तों करगिल के टाइम पे इंडियन एयरफोर्स को जीपीएस गाइडेड बॉम्ब्स यूज करने थे प्रेसिजन गाइडिंग के लिए, ताकि प्रेसिजन गाइडिंग से वो बॉम्ब अपने टारगेट को हिट करे और उन्हें डिस्ट्रॉय करे। तब क्या हुआ? तब दोस्तों यूएसए ने जम्मू कश्मीर रीजन के ऊपर जितने भी जीपीएस सिग्नल्स थे उन्हें डिस्टर्ब कर दिया, जिसके वजह से हमारे एयरफोर्स के पास जो जीपीएस गाइडेड बॉम्ब थे वो अपने टारगेट को हिट नहीं कर पाए। अब इससे इंडिया ने सीखा कि भाई वॉर के सिचुएशन में हमारी जितने भी नेविगेशन सिस्टम्स है, चाहे जो हमारे फाइटर प्लेन्स को गाइड करती है, नेवी को गाइड करती है, या ये जीपीएस गाइडेड बॉम्ब्स को गाइड करती है, वो सारे के सारे जीपीएस बेस्ड है, जीपीएस अमेरिकन है। और अगर हमने यूएस इंटरेस्ट है उनके प्रेशर को फॉलो नहीं किया तो वो जीपीएस सर्विसेज डिस्टर्ब कर सकते हैं, उनकी इनएक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं या टोटली ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो हमने उससे लेसन लर्न किया और हमने नाविक सिस्टम बनाई। नाविक हमारा खुद का ओन नेविगेशन सिस्टम। अब दोस्तों ये भी एक इंपॉर्टेंस हमें बताता है कि डिजिटल सॉवरेनिटी क्यों ज़रूरी है, और डिजिटल सॉवरेनिटी में हार्डवेयर से ज़्यादा सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इंडिया में डेटा सेंटर होने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उनका सॉफ्टवेयर कंट्रोल जो है वो तो यूएसए से ही रहेगा। उसके बाद जो अपडेट्स आते हैं, एक्सेस परमिशंस होती है, या जो लीगल ज्यूरिसडिक्शन जो है वो सारी की सारी एक्सटर्नल होती है, फॉरेन एंटिटी की होती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी डिजिटल सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी को भी रिस्क रख सकती है। क्योंकि दोस्तों अगर फॉरेन गवर्नमेंट ने हम पर सैंक्शंस लगाए, या किसी जो कंपनी जो है जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इनकी कोई टर्म्स एंड कंडीशन हमने अप्लाई नहीं की, तो वो हमारी सर्विसेज सस्पेंड कर सकते हैं, अपडेट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, एक्सेस को ब्लॉक कर सकते हैं, जिसके वजह से गवर्नमेंट की फंक्शनिंग हो, चाहे फिर वो बिजनेसेस की फंक्शनिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो, या हमारी डिफेंस रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो, सारी की सारी एक्टिविटीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, ठप हो सकती है। और इसीलिए दोस्तों जो एडवांस वॉरफेयर की हम बात कर रहे हैं, मिशन सिंदूर की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी एक पॉइंट हमें याद रखना है कि चाहे वो फाइटर प्लेन हो, ड्रोन्स हो, मिसाइल हो, रेडार सिस्टम्स हो, या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से रिलेटेड सिस्टम्स हो, वो हम फॉरेन एंटिटी से परचेस करते हैं। हार्डवेयर हमारे पास है, पर सॉफ्टवेयर एक्सेस जो है वो अभी भी उनकी ओरिजिनल कंपनीज के साथ ही है। दोस्तों जो हम लोग एयरलाइंस के जो प्लेन होते हैं उनमें जो इंजिन्स होते हैं वो जो डेटा जनरेट करते हैं, तो शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि उनका डेटा भी उनकी पेरेंट कंपनी के सर्विसेज पे सर्वर्स पे अपलोड होता है। दोस्तों मलेशियन फ्लाइट जब मिसिंग हुई थी ना, तो उस फ्लाइट को ट्रेस करने के लिए उन्होंने रोल्स रॉयस कंपनी के जो डेटा सर्वर्स है उनसे डेटा को मैच किया था, क्योंकि दोस्तों वो एयरलाइन थी
बोइंग का प्लेन था जिसमें रोल्स रॉयस का इंजन लगा था, जिसे मलेशिया ने खरीदा था, जिसे मलेशियन एयरलाइन ऑपरेट कर रही थी, फिर भी उस इंजन से जो भी डेटा जनरेट हो रहा था उस डेटा का एक्सेस उस इंजन को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी के पास था, जो कि यूके में सिचुएटेड थी। अब ये भी कहीं ना कहीं डिजिटल सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज करता है। अब दोस्तों ये जो सिनेरियो जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है क्या? नहीं, ये अभी ग्लोबल रियलाइजेशन का पार्ट बन गया है। और इसके वजह से दोस्तों फ्रांस ने डिसाइड किया है कि जितने भी गवर्नमेंट कम्युनिकेशंस हैं वो सारे के सारे आईटी कंपनी से हटा के वो अपना इंडिजिनियस एक सॉवरिन अल्टरनेटिव बनाएगा, अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म बनाएगा जहां से वो सारे गवर्नमेंट कम्युनिकेशंस को ऑपरेट कर पाएगा। उसके साथ ही यूरोपियन यूनियन ने भी डिसाइड किया है कि वो अपनी खुद की इंडिपेंडेंट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगा और जो भी फॉरेन यूएस टेक फर्म्स है जो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, एआई सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उन पर अपना डिपेंडेंस जो है वो रिड्यूस करेगा और यूरोपियन यूनियन में जो भी डेटा जनरेट होता है उस पर उसे ग्रेटर कंट्रोल चाहिए। हम बात कर रहे हैं इंडिया में डेटा रखने की, ईयू बात कर रहा है वो जो यूरोपियन यूनियन में डेटा रखा जाएगा उसके ऊपर कंट्रोल की। जर्मनी हो, डेनमार्क हो, नीदरलैंड हो, ये लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट टीम या माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रोवाइड की गई क्लाउड सर्विसेज जो है उनका अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। दोस्तों रिसेंटली एक जो माइक्रोसॉफ्ट का जो क्लाउड है उसमें एक ग्लिच आ गया था जिसकी वजह से सारी दुनिया की एयरलाइंस जो है वो ठप पड़ गई थी। अब माइक्रोसॉफ्ट ने अगर डिसाइड किया कि वो सारी सर्विसेज को रिस्ट्रिक्ट करना है, या यूएस गवर्नमेंट ने, ट्रंप ने ऑर्डर दे दिया कि भाई गूगल की क्लाउड सर्विसेज बंद कर दो इन पर्टिकुलर कंट्रीज के लिए, तो सारी कंट्रीज जो है वो अपने घुटनों पे आ जाएगी क्योंकि उसका इम्पैक्ट जो है वो इकोनॉमी पे होगा, सोसाइटी पे होगा। इसीलिए दोस्तों तुर्की भी इसी लाइन में है। तो यहाँ पे इन सारी कंट्रीज का ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में कॉमन गोल है कि डेटा के ऊपर कंट्रोल चाहिए, डेटा स्टोरेज नहीं बल्कि डेटा के ऊपर जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड एक्सेस है वो कंट्रोल चाहिए टेक्नोलॉजी के ऊपर, क्योंकि अगर डेटा पे कंट्रोल है, टेक्नोलॉजी पे कंट्रोल है तो ही ये कंट्रीज अपनी फ्यूचर को कंट्रोल कर पाएगी। अब इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया ने भी अपनी शुरुआत की है, उसके कुछ एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए थे, जैसे यूपीआई हमने बनाया, हमने रुपे कार्ड बनाया, ओके, नाविक को हमने बनाया एज अ अल्टरनेटिव टू जीपीएस, साथ ही हमने जो को डेवलप किया ताकि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पे जो डिपेंडेंस है उसे रिड्यूस कर सके। तो दोस्तों यहाँ पर समझना है कि डिजिटल सॉवरेनिटी भी इंपॉर्टेंट है। अब कुछ लिमिटेशंस हैं जो डिजिटल सॉवरेनिटी अचीव करने में प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, जैसे कि ये एक अनरियलिस्टिक है। अनरियलिस्टिक क्यों? क्योंकि दोस्तों आज की डेट में कोई भी कंट्री जो है वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं है। इवन इनफैक्ट अगर बात करें तो यूएस और चाइना ये दोनों भी एंटायरली सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, मेजरली है पर एंटायरली नहीं है। वो भी उन्हें भी बाकी दूसरे कंट्रीज़ के, बाकी दूसरे टेक फर्म के साथ कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। बात यह है कि जिस कंट्री पर हम डिपेंडेंट हैं उसके साथ हमारा रिलेशन कैसा है, और एक ही कंट्री पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। जैसे हम लोग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मोस्टली यूएस पे डिपेंडेंट है, तो हमें जो कोलैबोरेशन है वो बाकी कंट्रीज़ के साथ भी करना होगा और यूएसए पे जो डिपेंडेंस है उसे रिड्यूस हमें करने की ज़रूरत है। सेकंड बात आती है कॉस्ट कंसिडरेशन की। जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, एआई है, सेमीकंडक्टर मिशंस है, इन्हें बिल्डअप करना बहुत कॉस्टली होता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। उतना पैसा जो है हमारी गवर्नमेंट शायद स्पेंड ना कर पाए। फिर बात आती है दोस्तों रिस्क टू टेक्नो नेशनलाइजेशन। यहाँ पर बात है कि जो कंट्रीज़ जैसे यूएसए है, ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत एडवांस पर है, तो ये लोग बहुत सस्ते में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिसके वजह से इनके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है। तो इन्हें सब्स्टिट्यूट करना, रिप्लेस करना, ये बहुत स्लो प्रोसेस होगी, टाइम कंज्यूमिंग और बहुत कॉस्टली भी होगी। उसके बाद सॉवरेनिटी वर्सेस इफिशिएंसी। अब दोस्तों जो ये ऑलरेडी इस्टेब्लिश कंपनीज है ये बेटर स्केल कर सकते हैं, लोअर कॉस्ट होती है और ये ग्लोबल इंटरऑपरेबल भी है, तो ये लिमिटेशंस है। फिर भी इम्पॉसिबल नहीं है, अनरियलिस्टिक लगता है, पर हमने परस्यू करना चाहिए और जितना पॉसिबल हो उतनी डिजिटल सॉवरेनिटी हमने अपनी गेन करनी चाहिए, उस पर हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। तो दोस्तों फाइनली क्वेश्चन है आपके लिए जो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्या इंडिया बिकम डिजिटल सुपर पावर? क्या इंडिया डिजिटल सुपर पावर बन सकता है और क्या हम हमारी डिजिटल सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? सो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो प्री और मेंस दोनों के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। होपफुली आपको ये यूजफुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।